चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर पहले करेंगे एक दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में क्या करवाया था आपको, चलिए बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बताइए। लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये भी पढ़ के आए हो ना? मैंने टेस्ट में रखे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भर भर के। नहीं पढ़ के आई है तो आइडियल एंड नॉन आइडियल, हेनरी लॉ, राउल्स लॉ पढ़ के आए हो। एक काम करो, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में दे देना टेस्ट, पर उसके अंदर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐड हो जाएंगे क्योंकि मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी उसके क्वेश्चन। अब वो टेस्ट दोबारा कैसे बनेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में दे देना। आज वैसे भी क्लास हमारी जो है वो 1 घंटा चलेगी और हम जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में देना टेस्ट वो वाला वीकली टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें कम आएंगे अगर उसके नंबर तो फिर आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? सब्जेक्टिव टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा भर भर के, एक ही बार अच्छे से टेस्ट देना। हाँ, इस टेस्ट में 2 क्वेश्चन डाले हैं मैंने आपके सब्जेक्टिव और 11 क्वेश्चन डाले हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है? 25 मिनट टाइम लिमिट आपको मिलेगी, उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ऑनलाइन क्लास थी क्योंकि वो आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रिनॉल्ड, क्या गाड़ी पसंद आ गई है क्या तुझे? राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, ठीक है? वो क्या होते हैं? आइडियल। इसके बाद इसके अंदर 2 वैरायटी पड़ी थी नॉन आइडियल के अंदर, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसके बाद हमने पढ़े थे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल कौन से होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। वहीं आइडियल के अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। इंट्रैक्शंस वाला पॉइंट अगर मैं आपको याद करवाऊं तो ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन इक्वल है अगर ए बी इंट्रैक्शंस के, तो ये कैसा है? आइडियल। अब अगर ए बी इंट्रैक्शंस हमारी क्या है? स्ट्रॉन्ग है और ए बी इंट्रैक्शंस वीक हैं, तो ये नॉन आइडियल में चले जाएंगे, राइट? नॉन आइडियल के अंदर कितने थे? 2। कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन को इंट्रैक्शन के पॉइंट से ही रिलेट करना। बनने वाली नई इंट्रैक्शंस अगर हमारी वीक हैं तो ज्यादा वॉलेटाइल है, इजीली ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, और पहले के मुकाबले प्रेशर ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ में हम पाता है ऊपर की तरफ, और बोलो यार, नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ में नीचे की तरफ आता है, राइट? नेगेटिव डेविएशन में बनने वाली इंटरेक्शंस कैसी होंगी? स्ट्रांग होंगी। फिर मैंने आपको बताया था कि भर भर के क्या आते हैं? एग्जाम्पल। पॉजिटिव डेविएशन के 8 एग्जाम्पल बताए थे, नेगेटिव डेविएशन के 6 एग्जाम्पल बताए थे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सिमिलर से दिखने वाले बताए थे कि नहीं बताए थे? मैंने बोला था हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले करते हैं आईटी एडवांस का क्वेश्चन। ये एडवांस का क्वेश्चन 2017 का है और बिल्कुल इसी टॉपिक पे आया है जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो लिखिए, एक बार क्वेश्चन लिख लो थोड़ा सा। 2016 का ये क्वेश्चन है। मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मिक्सचर शोइंग positive deviation from Raoult's law at 35 डिग्री सेल्सियस इज, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस मीथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड होता है CS2 प्लस साथ में दिया हुआ है एसीटोन। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया हुआ है फिनॉल प्लस एनिलीन, और सी ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास बेंजीन प्लस टोलुइन। और ये जो क्वेश्चन है इसमें मोर देन 1 करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट है बेटा जी। ये मोर देन 1 करेक्ट में है, एक से ज्यादा सही है इसमें। आपको बताना है
क्या बताना है मित्रों कि पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन शो करेगा, बताइए। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा सी पार्ट, फर्स्ट करेगा। बताओ, अब ये तो देखते ही पता लगना चाहिए था। हिमांशु, संडे वाली क्लास ओके है, ली थी, अटेंड करी थी, कहाँ है काम? क्यों नहीं किया? आज तो घर पे फोन जाएगा तेरे। चलो देखो, सुनो मेरी बात। बेंजीन प्लस टोलुइन किसका एग्जाम्पल था? बेंजीन प्लस टोलुइन किसका एग्जाम्पल था? सिमिलर सिमिलर से दिख रहे हैं, तो किसका एग्जाम्पल होता है सिमिलर सिमिलर वाला? नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशंस का। तो ये आइडियल हो गए। पॉजिटिव डेविएशन तो शो। फिनोल प्लस एनिलीन, अगर आपको याद है तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, ये करवाया था नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, तो ये भी नहीं होगा। मीथेनॉल, नॉर्मल, इथेनॉल, मीथेनॉल, नॉर्मल वाले एग्जाम्पल्स, एल्कोहल वाले जो थे वो पॉजिटिव डेविएशन में थे, तो ये था उसका एग्जाम्पल। अब ये सुन लो, थोड़ा सा नया है आपके लिए। जैसे CO2 होता है ना नॉन पोलर, वैसे ही CS2 भी नॉन पोलर होता है। कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर में इंट्रैक्शन सबसे कमजोर होती है। एसीटोन कॉमन नेम है किसका? प्रोपेनोन का। और एसीटोन में कौन सी इंट्रैक्शंस हैं? डायपोल डायपोल। क्यों डायपोल डायपोल है इसमें? बताओ, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस इसमें क्यों है? क्योंकि कार्बन किससे कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। किससे कनेक्टेड है बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। कौन कनेक्टेड है? कार्बन। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। वीक बॉन्ड कौन सा है? पाई। ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव का। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, तो पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव आ गया। तो पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इंट्रैक्शंस कौन सी होती हैं? डायपोल। डायपोल डायपोल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो डायपोल डायपोल स्ट्रांग हो रही थी। नई इंट्रैक्शंस जो बनेंगी डायपोल और नॉन पोलर के बीच में, वो वीक रहेंगी, याद रखना। अगर पहले डायपोल डायपोल है और बाद में उन्हें और नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो बनने वाली वीक रहेंगी। अगर बनने वाली वीक रहेंगी तो फिर अगेन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? वो पॉजिटिव डेविएशन का। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नई बनने वाली, पैदा होने वाली इंट्रैक्शंस अगर वीक हैं तो फिर वो एग्जाम्पल किसका है? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? कर लो टिक इसको, इस पॉइंट को लिख लेना। बेटा डन हो गया? हटा दें इसको कि नहीं हटा दें? बोलो। सुनो, अब एक और क्वेश्चन आया था एडवांस के अंदर, ठीक है, 2017 में, और ये भी मोर देन वन करेक्ट में था। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के बेसिस पर 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आपको ये बताना है कौन सा वाला करेक्ट है, कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पे देखिए, जिसने लास्ट क्लास नहीं करी है वो तो ये कर ही नहीं सकता है कुल मिला के। ये थोड़ा इस तरीके से है। यहाँ पे L और M दो कंपोनेंट्स हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ M यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है,
ये पॉइंट Z बनाया हुआ है, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हम पहले देख चुके हैं, वो बोलो यार यस और नो। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ये थी, आप लोग बताना कि ये जो पॉइंट Z है ये प्योर M कंपोनेंट का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। Z पॉइंट प्योर कंपोनेंट M का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। ये पॉइंट Z, यहां पे दो कंपोनेंट्स हैं L एंड M। ऑब्वियस सी बात है, अगर M का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे M का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो L का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 होगा और L का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 होगा। तो बोलो यार, ये पॉइंट Z प्योर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर M कंपोनेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। व्हाई फॉल्स? क्योंकि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ M तो क्या है? 0। M है ही नहीं, केवल और केवल क्या होगा? L, इसीलिए ये प्रेशर किसका है? L का रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? ऐसा ना बोलो यार, पक्का? तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट यही थी कि ये पॉइंट Z L के प्योर वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर यस था। ठीक है, बस एक और स्टेटमेंट बोल रहा हूं। एक स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि LL और MM का इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू LM का, इसके अकॉर्डिंग। ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट सही है गलत है? LL और MM का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू LM का। ट्रू क्यों है? क्योंकि ये डेविएशन ऊपर वाला है, ऊपर वाला डेविएशन पॉजिटिव था, और अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो इस तरीके से करेगा ये, तो ये पॉजिटिव डेविएशन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये आया था एडवांस 2017 में, इसमें से दो ऑप्शन सही थे, बी और डी पार्ट, मतलब अपनी बुक के अकॉर्डिंग। फंडा समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए अब आप सब हेडिंग बनाइए एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको शायद अपने मॉड्यूल में पीछे दिया भी हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर एक सेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल सभी को मिल ही चुका है। चलो बढ़ जाऊं मैं आगे, बढ़ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। और क्या हेडिंग डलवाई है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की। पहले इसको समझ लेते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, देन एक साथ 4 से 5 पॉइंट्स लिखवा दूंगा इसके, उसमें ये प्रॉपर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेरे पास, मैं चैप्टर सॉल्यूशंस पढ़ रहा हूं और दो ही कंपोनेंट को मिक्स कर रहा हूं। अभी फॉर सपोज मेरे पास एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। ए अलग है, बी अलग है, ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और बी का अलग होगा। मैंने दोनों को कर दिया मिक्स करने के बाद मैंने किया इन पे, यहां से नीचे से बत्ती जला दी, यानी कि इसको थोड़ा सा गर्म किया मैंने। तो जो ज्यादा वॉलेटाइल था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, उसके वेपर्स बन गए। उसके वेपर्स को अलग कर लिया, अलग से निकाल लिया। इसको क्या बोलूंगा? कंडेंसेट या फिर डिस्टिलेट। और जो पीछे पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते थे हम लोग? रेजिड्यू। तो डिस्टिलेट के अंदर वो आ जाएगा जो वेपर फेज में ज्यादा है, जो ज्यादा वॉलेटाइल है, और रेजिड्यू में वो आ जाएगा जो लिक्विडस फेज में ज्यादा है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस, ठीक बात है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिस्टिलेशन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर हमारा नया टॉपिक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होंगे जिन दो कंपोनेंट्स को अगर आपने मिलाया और एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, मतलब इसका कुछ अमाउंट और इसका कुछ अमाउंट लेने पर ऐसा मिक्सचर बनेगा कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाएगा। और दोनों का मींस बनने वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाएगा। अगर आप नीचे से उसको गर्म भी करोगे तो भी सॉल्यूशन का वेपर फेज में फ्रैक्शन और लिक्विडस फेज में फ्रैक्शन सेम रहेगा, क्योंकि वेपर्स अब दोनों के एक साथ बनेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऐसे मिक्सचर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट किसी एक कंपोजिशन पर
सेम हो जाए, अलग अलग ना रहे, उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर अगर बना तो क्या वो डिस्टिलेशन करने से सेपरेट होंगे? नहीं होंगे। ये बात आप लोग समझ गए? ये बात आप लोग समझ गए हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हेडिंग डाल लिया, बस आप लोग पॉइंट्स बना लीजिए, मैं बोलता जाता हूं, आप लोग कुछ पॉइंट्स बना करके लिखते जाइए। लिखिए, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देयर एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। थोड़ा फास्ट लिखेंगे, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देयर एग्जिस्ट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन where both the components of the solution move into the vapor phase, where both the components of the solution move into the vapor phase at an equal rate irrespective of their volatilities, at an equal rate irrespective of their volatilities. When a solution of such composition is boiled, full stop लगा देना volatilities के बाद। When a solution of, हाँ लिख आगे, when a solution of such composition is boiled, the composition of solution does not vary. The composition of the solution does not vary. वो चेंज नहीं होगी। ठीक है बेटा जी? Such a solution is called azeotropic mixture. Such a solution is called बेटा जी azeotropic mixture. ठीक है, अगला पॉइंट बना लीजिए। Azeotropic mixtures are also known as constant boiling mixtures. Azeotropic mixtures are also known as constant boiling mixtures. That is, their boiling point remains constant. That is, their boiling point remains constant. अब आप अगर पहले वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वो डिटेल्ड है, और आप अगर सेकंड वाला 2 लाइनें पढ़ेंगे तो वो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हो गई है। बातें एक ही हैं। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। बात बिल्कुल, कहानी बिल्कुल एक ही है बेटा जी, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन द एजियोट्रोपिक कंपोजिशन हैज बीन रीच्ड, व्हेन द एजियोट्रोपिक कंपोजिशन हैज बीन रीच्ड, द कंडेंसेट has the same composition as the azeotropic liquid, full stop. The condensate has the same composition as that of azeotropic liquid, full stop. The vapor phase, full stop, azeotropic liquid, the vapor phase is not richer in any component. The vapor phase is not richer in any component than the liquid phase. Thus, this mixture cannot be separated. Thus, azeotropic mixture लिखना, thus azeotropic mixture can't be separated using distillation, can't be separated using distillation। बेटा जी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो यार। ठीक है,
एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हमने दो टाइप के करने हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक करने हैं हम लोगों ने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और एक करने हैं हमने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ध्यान से सुनोगे एक बात, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब मेरे पास ए है और मेरे पास बी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, पर जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो बॉइलिंग पॉइंट कहीं एक कंपोजिशन पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब वो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, उनको बोलेंगे, उन सारे एग्जांपल्स को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। पहले जो था बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, मिक्स होने के बाद दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, कम है। समझ में आ रही है? उनको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब पहले जो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स थे, मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर का, उस एजियोट्रोप का जो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे तैयार हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा, और उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ग्राफ के द्वारा दिखाऊंगा, पर एक छोटी सी बात कि इसमें एग्जांपल कौन कौन से मिक्सचर के आएंगे। अच्छा, इसको मैं रिलेट करूंगा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से। बोलो किससे करूंगा, बोलो यार, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से। पॉजिटिव डेविएशन मतलब बनने वाली इंटरेक्शंस कैसी हैं, वीक हैं, तो जल्दी से उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो पॉजिटिव डेविएशन होंगी। अगर बनने वाली इंटरेक्शंस वीक हैं तो वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो सारे के सारे जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे वो कौन सा डेविएशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग, बेटा कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलो यार यस और नो। और यहां पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग, बेटा जी, शोइंग, बेटा जी आवाज ही नहीं आती, नेगेटिव डेविएशन। क्या आपको बात समझ में आई, यस और नो, बोलो यार, करना, नोट कर लो इसको। नोट कर लो इसको फटाफट से, फिर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं आपको, ग्राफ के द्वारा समझाते हैं कहानी। ये आ रही है ना इसमें कहानी, ठीक है बेटा जी, डन। पढ़ जाए आगे, हिमांशु समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग एक एक एनसीईआरटी लाएंगे साथ में, और जिसकी क्लासेस का काम पूरा नहीं हुआ अब तक वो यहाँ से घर नहीं जाएगा, उसके लिए मैं लैपटॉप ले आऊँगा अलग से, वो बैठ के यहाँ पे पूरी करेगा, फिर घर जाएगा। समझ में आ गई? पढ़ाई को मजाक नहीं बनाना है भाई, वरना पढ़ाई तुम्हारा मजाक कब बना देगी पता नहीं लगेगा। समय बदला लेता होता बेटा, समय का अगर गलत इस्तेमाल किया ना आप लोगों ने, तो समय आपका गलत इस्तेमाल करेगा इन फ्यूचर, ठीक है ना? तो टाइम को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना किसी ने भी। चलो देखो, मैंने आपको बोला मैं आपको किसका बताने वाला हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बताने वाला हूं कि नहीं बताने वाला है ना? इसका ग्राफ बताने वाले हैं। ये ग्राफ आप एज इट इज प्लॉट कर लो। ग्राफ आपको लास्ट क्लास में सिखाए थे, अब मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का।
मोल फ्रैक्शन में लेने वाला हूं प्योर मीथेनॉल और प्योर क्लोरोफॉर्म का, और ये ग्राफ आपको बस पहचानना है, थोड़ा सा आपको ना कुछ नहीं करना और ठीक है, इस तरीके से। और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे इसको कट कर रहा है। आपको याद है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट करता था? ऊपर वाला कर्व वेपर के लिक्विड, वेपरस था कि लिक्विडस था? ऊपर वाला कर्व वेपरस होगा। अरे वो वेपर बाद में बनेंगे ना, अरे बोलो ना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। और ये वाला कौन सा था? लिक्विडस। ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट क्लास की बात है, बीच के एरिया में को एग्जिस्टिंग है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। याद आया कुछ? पक्का ना? ठीक है। अब इसके ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अरे प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कंपोजिशन किसकी है? एजियोट्रोप है ये, मतलब ये मिक्सचर एजियोट्रोपिक मिक्सचर इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। आप देख पा रहे हो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ये है ना, ये वाली लाइन पे ये आएगा ना, ये वाला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का। यहाँ पे टेम्परेचर है ना, बोलो ना यार, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखो ये पर्टिकुलर कोई कंपोजिशन के दोनों होंगे, जब ये मिक्स होंगे अब क्या बनेगा आप लोगों का? एजियोट्रोप बनेगा। फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और देखो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ही है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पहले ज्यादा थे दोनों के। अरे बोलो, मिक्सचर का कम हो गया, आप देख ही सकते हो। बोलो यार यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर ऐसा ही ग्राफ मेरे को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का बनाना हो, प्रेशर वाला, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, इन दोनों के लिए ही प्योर मीथेनॉल। आपको ये याद नहीं करने कि मीथेनॉल और इसका ऐसे ऐसे ग्राफ है, ग्राफ को याद करने मत बैठना, सिर्फ हमको ऑब्जर्व करके बातें पता करनी है कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। प्योर मीथेनॉल और प्योर क्लोरोफॉर्म का बनाया मैंने। यहां पे मैंने मोल फ्रैक्शन ले ली, और मोल फ्रैक्शन के बाद मैंने यहां पे प्रेशर ले लिया, और इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट हो जाएगा? टेम्परेचर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इस ग्राफ में ऊपर वाला कर्व क्या हो जाएगा बेटा अब आप लोगों का? लिक्विडस। और नीचे वाला कर्व कैसा हो जाता था? वेपरस। तो अगर ये ग्राफ आ जाए तो हमें पता लग जाए बस ये किसका है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और बोलो यार यस और नो। ये ग्राफ करवाए थे ना, लास्ट क्लास की बात है, तो उसके द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, टू अंडरस्टैंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मॉड्यूल के अंदर से बना लें अपने आप, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। फोटो क्या खींचूं, अब तो मैंने मॉड्यूल दे ही दिए हैं सबको, तो पेज नंबर 35 पे आप अपने आप काम कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? क्लियर है फंडा? बेटा डन? ओके है, पढ़ जाएं आगे। हटा दें इसको।
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का ग्राफ मैं आपको भेजूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। डन बेटा, बढ़े आगे। आगे लिखिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस डैश डाल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेडिंग बना सकते हैं। किसकी क्या हेडिंग बना सकते हैं बेटा जी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें लिख लें, पहले बोल देते हैं हम, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन, लिखिए दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन amount of solute rather than its nature, मैं क्या करने वाला हूं? अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, बोर्ड के पेपर में इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। देखो सॉलिड इन लिक्विड, मेरे पास कुछ लिक्विड है, सॉल्वेंट मान लेते हैं, उसमें मैंने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट मेरा सॉलिड है, सॉल्यूट मेरा सॉलिड है। ये बात समझ में आ रही है? अब सॉलिड का जो सॉल्यूट आपने डाला वो कितना डाला इस पे डिपेंड करेगा, ना कि वो सॉल्यूट अंदर जाके इंटरेक्शन कैसी कर रहा है। नेचर क्या हो गया किसी का? इंटरेक्शन कैसी कर रहा है, वो छोटा है या साइज में बड़ा है, ये उसका नेचर हो गया। नेचर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कितना डाला इस पे डिपेंड करेंगी चीजें, यानी कि अमाउंट पे डिपेंड करेंगी, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसके? सॉल्यूट के। बात समझ में आ रही है? दीज आर ऑफ, या ऐसे लिख लो, देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखो, लाइन बनाओ, देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, साथ साथ लिख लो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। दूसरा लिखेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर ऐसे लिख लीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे बेटा डेल्टा TB। तीसरा लिख लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको लिख लो बेटा डेल्टा TF। और चौथा लिखेंगे बेटा हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या लिख लोगे बेटा? पाई लिख लोगे। क्या लिख लोगे? पाई। ठीक है जी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ये चारों क्या हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चारों क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नीचे नोट पॉइंट बनाओ, एक नोट लिख लो, इसमें एक एजम्पशन डालो, नोट पॉइंट में एक एजम्पशन डाल लेना, जो हमारा सोल्यूट है वो मेरा नॉन वॉलेटाइल है। सोल्यूट कैसा है बच्चों? नॉन वॉलेटाइल, मतलब सोल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे। सोल्यूट कैसा है बोलो वापस? नॉन वॉलेटाइल। सोल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे। हिमांशु सोल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे, बोलता क्यों नहीं है साथ में? इसको हटा दें? हटा देते हैं। चलो पहली हेडिंग डाल लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डाल लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आप लोग मुझे बताना, ठीक है? 2 मिनट में समझ आएगा, 2 मिनट में। हेडिंग डाल ली,
पूरी डाल ली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्या, RLVP। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक ये कंटेनर है, इसमें प्योर सॉल्वेंट ही है, तो इसके जो वेपर्स होंगे वो केवल और केवल एक ही वेपर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, उस वेपर्स का प्रेशर P0 है, प्रेशर एट प्योर स्टेट। अब इसमें से आपने ऊपर से क्या डाला, B क्या है आप लोगों का, सोल्यूट, और सोल्यूट कैसा है आपके पास, नॉन वोलेटाइल। अब इसके अंदर क्या हो गया, A+B हो गया, पर वेपर्स केवल और केवल किसके रहेंगे, A के रहेंगे। वेपर्स किसके रहेंगे बेटा, A के, क्योंकि B तो कैसा था, नॉन वोलेटाइल। ओए क्या कर रहा है बे, तेरे फोन आ रहा है। फोन क्यों आ रहा है तेरा, इधर दिखा, मेरे को क्या पता क्यों आ रहा है। क्या आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो फिर ये साइलेंट रहना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो भाई, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है बेटा, A और B। आवाज नहीं आ रही तेरी मुझे, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, A और B कैसा था, नॉन वोलेटाइल। B कैसा था, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर लेगा अंदर और सरफेस पे, तो पहले के मुकाबले अब थोड़े से वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स हैं तो एक ही, सॉल्यूशन में वेपर्स किसके हैं, आप केवल और केवल एक है, क्योंकि B तो क्या था, नॉन वोलेटाइल। B ने थोड़ा सा सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया होगा, और अंदर भी होगा और सरफेस पे भी होगा, तो पहले के कंपैरिजन में अब थोड़े से बहुत ही नाम मात्र सा फर्क आएगा, ना के बराबर का फर्क आएगा, पर पहले से होंगे तो कम। यस और नो बोलो यार, अरे बोलो। तो पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था जब प्योर सॉल्वेंट था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जाने के बाद वेपर प्रेशर ओवरऑल क्या हो गया, कम हो गया ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अरे बोलो यार। अब रिलेटिव कैसे बनाना है, रिस्पेक्टिव कैसे बनाना है, किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, एक बार देखो। अगर मैं बोलूं टोटल प्रेशर, तो आप बोलो टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, PA प्लस PB। PA क्या होगा, P0 A, P0B XB। ये क्या होगा बेटा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात सुनो, देखो ये फंडा क्लियर है। B क्या है आप लोगों का, B नॉन वोलेटाइल, तो इसका P0 क्या होगा, 0। तो ये क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P0 A XA। ये फंडा समझ में आया। P0 को ले जाओ नीचे, PS अपॉन P0 A इक्वल टू XA। आपको अगर ध्यान है, A आपका क्या है, सोलवेंट है, और B आपका क्या है, सोल्यूट है। ये बात पता है ना। अब ना दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दो, इस तरफ भी 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस PS अपॉन P0 बन जाएगा, और ये 1 माइनस XA बन जाएगा। 1 माइनस XA क्या होगा हिमांशु, XB होगा। 1 माइनस XA क्या होगा, XB। और यहाँ पे P0 माइनस PS अपॉन P0 आएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, तो आप कहना जी P0 माइनस PS का जो आंसर जो भी आएगा वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये P0 क्या है, P0 क्या है, ये P0 A ही है आप लोगों का। P0 क्या है आप लोगों का, सोलवेंट का वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। पता है ना ये बात। और अगर आपको कोई बोल दे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, RLVP निकालो, तो वो P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0। भाई पहले तो P0 ही था ना, P0 के रिस्पेक्ट में निकाल देना। तो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ये मोल फ्रैक्शन XB का क्या मतलब है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या आपको ये बात समझ में आई है, यस और नो बोलो यार। पक्का समझ में आ गया, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर है। एक बार करना, नोट करना, आगे एक क्वेश्चन लिखवाता हूं।
बात समझ में आई क्या बेटा? डन, नोट हो गया। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन लिखो। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज लिख रहे हो क्वेश्चन? पहले कर लो, नोट कर लो। चलो इसे हटा दें बेटा। भाइयों बढ़ जाएं आगे, आ जाओ। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज लिखो 2.15 क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट exert से प्रेशर ऑफ 1.004 बार, exert से प्रेशर ऑफ 1.004 बार at the normal boiling point of solvent, at the normal boiling point of solvent, full stop. What is the molecular mass of solute? इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 3 से 4 मिनट का, करिए इसका। करिए बेटा जी, करिए, बढ़िया से करिए। क्या क्या लिखा हुआ है उससे डिड्यूस कीजिए, ऐसे ही इसको निहारते मत रहिए। क्या करोगे, क्या दिया हुआ है? एक्वा सॉल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये तो। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से? कोई ट्राई कर रहा है? मैं कर दूं डिस्कस। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, सही बात है। पीएस आपको गिवन है 1.004 बार, ठीक है। और बताओ क्या पता लगा? 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या होगा? राइट, इसका मतलब होगा 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? ये आपको किस में मदद करेगा? मोल फ्रैक्शन में।
क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास आपका कहाँ से आएगा? मोल फ्रैक्शन में से ही निकलेगा। बोलो यार। अब देखो आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, वो है, और सॉल्यूशन का प्रेशर है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का प्रेशर कितना होगा? सॉल्वेंट का प्रेशर देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला होगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है, सोल्वेंट वाला प्रेशर फॉर्मूले से गायब है। फॉर्मूला तो याद आ गया होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया ही होगा, पी नॉट दिया ही होगा अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा तो आप ध्यान से देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, यस और नो? वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर वो कंडीशन होती है कि प्रेशर कितना है? 1 atm, और 1 atm में 1.013 बार होते हैं। तो 1.013 दिया है आपको, क्योंकि आपको दूसरा वाला बार में दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई? आई रिपीट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो 1 atm पर ही होता है। ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट जब मैंने आपको समझाया था तो बता चुका हूं, बोलो ना यार। और 1 atm में कितने बार होते हैं? 1.013। अब देखो ध्यान से सुनो, फॉर्मूला लिख रहा हूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलो यार यस और नो? पी नॉट कितना है सॉल्वेंट का प्योर? माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास सोल्यूट का कितना है? 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, वो बोलो ना यार। और सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है? डिवाइडेड बाय 18। कभी कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो रही हो ना, कभी कैलकुलेशन ज्यादा अगर डिफिकल्ट हो रही है तो आप लोग ये मान के चलना कि सोल्यूट बहुत ही कम होगा, सोल्यूट का मोल्स बहुत ही ज्यादा कम होंगे। तो ये जो है मोल्स 2/m आप खुद निकाल के देख लेना पहले, आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा कि कितने ज्यादा कम है, राइट? क्योंकि m तो यहां से आ जाएगा ना, m 2/m करके देख लेना, बहुत ज्यादा छोटा आएगा इसके रिस्पेक्ट में। क्या आपको बात समझ में आ रही? बोलो ना यार। 18 5 द 90 होता है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अरे बोलो यार, ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग। 5 पॉइंट समथिंग के रिस्पेक्ट में अगर ये देखो 2 से बड़ा भी होगा तो भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यस और नो? तो मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में ये वाली टर्म्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट काफी ज्यादा होंगे, तो ये टर्म को क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट। अब ये अगर माइनस करो तो कितना आ गया? ये 0.009, बोलो ना यार। ये आ गया 2/m और ये आ गया 98/18। ये बात समझ में आ रही है? अब कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप, तो मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा एग्जैक्टली मैं बताता हूँ 41.35 ग्राम पर मोल। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी आपको सीखने को चीज़ें मिली हैं, इसे नोट कर लेना। तो मित्रों इसे तो नोट कर लो, इसके और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास ऑलरेडी होमवर्क है, क्योंकि आप लोग का टेस्ट है। टेस्ट के अंदर हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे। भर भर के मैं दूंगा क्वेश्चंस, और इवन मैं बना चुका हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, दो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस उसके, ठीक है। दूसरा मैं होमवर्क चेक करूँगा अभी, और फिर करते हैं एक बार वीडियो स्टॉप करके डिस्कस।